नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग आपकी भी एक तरह से परीक्षा है। और आपकी परीक्षा यह है कि आज आप सबसे पहले राहुल गांधी के भारत को तोड़ने वाले बयान सुनना चाहेंगे या आप भारत को एक बीमारी से बचाने वाली खबर देखना चाहेंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको उस फ्लू के बारे में बताना चाहते हैं जो सर्दी, जुकाम और खांसी के रूप में इन दिनों भारत के हर घर और परिवार में फैला हुआ है। हो सकता है आपके परिवार में भी हो। वैसे तो भारत में मौसम के हिसाब से इस तरह के फ्लू और खांसी बुखार पूरे साल चलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ये फ्लू पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ठीक होने में भी बहुत लंबा समय ले रहा है। यहां तक कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन और आईसीयू में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ गई। ये फ्लू काफी हद तक कोविड से मिलता जुलता है और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को इस फ्लू से बचाना चाहते हैं तो आज का विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले कोविड हो चुका है। इस फ्लू को आप कोविड का छोटा भाई कह सकते हैं। इसके बाद हम आपको ब्रिटेन में दिए गए राहुल गांधी के उन बयानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की राजनीति में आग लगा दी है। राहुल गांधी ने अपने नए बयान में कहा है कि भारत में तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। इसे आप राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा का भाग 2 भी कह सकते हैं, जिसका आज हम आपके लिए एक नया विश्लेषण करेंगे। और आखिर में होली के मौके पर हम आपके लिए रंगों से भरा एक विश्लेषण करेंगे। कहने को तो हमारे शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आज आपको इस विश्लेषण में होली के बहुत सारे रंग दिखाई देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में रोड शो किया। इस दौरान प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने फूल और गुलाल उड़ाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। गुवाहाटी से पहले पीएम मोदी मेघालय और नागालैंड की सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। मेघालय में कोनरूड संगमा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं नागालैंड में नेफ्यू रियो को 5वीं बार सरकार चलाने का मौका मिला। कल त्रिपुरा में माणिक साहा सीएम पद की शपथ लेंगे। लंदन से संघ पर राहुल गांधी के हमले को लेकर बवाल बढ़ गया है। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया और कहा कि ये साबित हो गया है कि राहुल विदेशी हैं और वो विदेशी ताकतों की मदद से देश पर राज करना चाहते हैं। इंद्रेश कुमार से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने संघ पर बयान को लेकर राहुल पर हमला किया। राहुल गांधी लंदन के दौरे पर हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हुए इसे एक सीक्रेट सोसाइटी बताया। राहुल ने ये भी कहा कि संघ ने देश के संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबीआई ने लालू यादव से 2 राउंड पूछताछ की। सीबीआई ने सुबह में 3 घंटे और फिर दोपहर में 1.5 घंटे सवाल जवाब किए। सीबीआई की टीम दिल्ली में उनकी बेटी मीसा भारती के घर पहुंची। दोनों राउंड की पूछताछ के दौरान लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। लालू सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं। एक दिन पहले सीबीआई ने पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। ईडी की टीम ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से तिहाड़ जेल में 6 घंटे पूछताछ की। ईडी की एक टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए इस मामले में गिरफ्तार 2 दूसरे आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। इस बीच मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल की कोठरी सिसोदिया के हौसले नहीं तोड़ पाएगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो होली के दिन देश के लिए ध्यान करेंगे। मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही कटेगी। 10 मार्च को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के 2 शूटरों के मारे जाने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने पहले ही दिन पकड़ लिया और जल्द ही उनमें से एक की हत्या हो जाएगी। राम गोपाल यादव के आरोपों पर योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने जवाब दिया और कहा कि पुलिस कोई भी काम कानून के दायरे में करती है।
पंजाब के अजनाला में पुलिस थाने पर हमला करने के मामले में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के मुखिया अमृतपाल के 9 साथियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पुलिस की दलील है कि हथियारों के लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिए गए थे, न कि अमृतपाल की सुरक्षा के लिए। फरवरी में अमृतपाल के साथी लवप्रीत सिंह तूफान को पुलिस से छुड़वाने के लिए उसके समर्थकों ने हिंसा की थी। खुद अमृतपाल सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेकर अजनाला थाने पहुंचा था। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को बताया कि आफ्ताब एक ट्रेंड शेफ है, इसलिए उसे पता है कि मांस को सुरक्षित कैसे रखें। पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि आफ्ताब ने एक 5 स्टार होटल में शेफ के तौर पर काम किया है। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने सूखी बर्फ और अगरबत्ती मंगवाई थी। पुलिस ने अदालत में बताया कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी, उसे आफ्ताब ने अंगूठी भी दी थी। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत से पहले हमारे मन में एक बात चल रही थी, और वो ये कि आज हम सबसे पहले आपको कौन सी खबर दिखाएं। वो खबर दिखाएं जो भारत को तोड़ती है, यानी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए भाषण और नए नए बयानों के बारे में आपको बताएं, उसका विश्लेषण करें। हम आपको पहले वो खबर दिखाएं जो, या फिर हम आपको वो खबर दिखाएं जो भारत को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि भारत को और आपके परिवार को बचाने वाली खबर है। क्योंकि ये खबर एक ऐसे फ्लू यानी वायरस के बारे में है जो कोविड के जैसा ही है, और इस समय भारत का लगभग हर परिवार और हर घर इससे संघर्ष कर रहा है। और हो सकता है कि आपके घर और परिवार में भी ये वायरस पहुंच चुका हो। तो आपके लिए आज जरूरी कौन सी खबर है? आप पहले राहुल गांधी को देखना चाहेंगे, उनके बयानों को देखना चाहेंगे, या फिर पहले अपने परिवार और अपने घर की चिंता करना चाहेंगे? तो हमने ये तय किया कि हम सबसे पहले आपको वो खबर दिखाएंगे जो भारत को बचाने वाली खबर है, आपको स्वस्थ रखने वाली खबर है, आपके परिवार को बचाने वाली खबर है। और आज हम भी ये देखना चाहते हैं कि आपकी दिलचस्पी किस खबर में ज्यादा है। आपकी दिलचस्पी इस बात में है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में कौन सा नया बयान दिया है और उस पर क्या राजनीति हो रही है, या आप ये जानना चाहते हैं कि इस नए फ्लू से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। ये आज आपको तय करना है। अगर आपको राजनीति की खबर देखनी है, राहुल गांधी की खबर देखनी है, तो आपके हाथ में रिमोट है, आप चैनल चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने परिवार के बारे में देखना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है और उसे बचाकर रखना है, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। क्योंकि हम तो ये तय कर चुके हैं कि हम सबसे पहले उस खबर का ही विश्लेषण करेंगे जो देश को तोड़ने वाली नहीं, जो देश को बचाने वाली खबर है। यह अलग बात है कि इसमें मिर्च मसाला नहीं होगा और इसमें शायद वो मनोरंजन भी ना हो जो आपको दूसरी खबर में मिल सकता था। तो पहले यह खबर देख लीजिए। यह खबर उस फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में है जो पूरे देश में कोविड की तरह तेजी से फैल रहा है। और खतरनाक बात यह है कि जो लोग इस फ्लू से संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके सीने में दर्द हो रहा है और लगातार 2-2 हफ्तों तक खांसी जा नहीं रही। और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस फ्लू के बारे में अब तक पता चल चुका होगा, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में लोग इससे संक्रमित होने की शिकायत लगातार कर रहे हैं। लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि हर साल होने वाला ये सीजनल यानी मौसमी सर्दी जुकाम इस बार इतना खतरनाक कैसे हो गया। ये फ्लू काफी हद तक कोविड से मिलता जुलता है और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अगर आप अपने परिवार को इस फ्लू से बचाना चाहते हैं तो आज का विश्लेषण खास तौर पर आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है। इस वायरस को आप एक तरह की बीमारी या फ्लू कह सकते हैं जो RNA वायरस की वजह से होती है। आम भाषा में कहें तो मौसम बदलने पर जब लोगों को सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो इसके पीछे ये इन्फ्लुएंजा वायरस को ही असली वजह माना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, A, B, C और D। फिलहाल देश में लोगों को जो फ्लू हो रहा है वो A श्रेणी के वायरस का एक सब टाइप है। सब टाइप को आप किसी वायरस का नया वेरिएंट भी कह सकते हैं। जैसे कोविड के अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट हैं, वैसे ही इस सब टाइप वायरस का नाम है H3N2। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप समझ लीजिए, H3N2 वेरिएंट है। और ये लोगों को वैसे ही संक्रमित और बीमार कर रहा है जैसे कोविड का वायरस करता है। और इस फ्लू में कई खतरनाक लक्षण भी वायरस
इसमें जो दिख रहे हैं वो कोविड के वायरस जैसे ही हैं। जैसे इससे संक्रमित होने पर लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, लगातार कई दिनों तक खांसी रहती है और इस दौरान आपका गला भी बैठ जाता है जिससे आवाज नहीं निकलती। 5 से 8 दिनों तक लगातार बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और बहुत सारे मरीजों ने यह भी बताया कि जब से उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है तब से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में है। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि ये वायरस आपको शरीर से भी तोड़ रहा है और आपको मन और मस्तिष्क से भी बीमार कर रहा है और इसकी वजह से लोगों के होंठ और चेहरे कई बार नीले पड़ जाते हैं और डिहाइड्रेशन के साथ फेफड़ों में तकलीफ बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कोविड में होता था। और अभी बहुत सारे मामलों में लोगों को इस फ्लू की वजह से अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों की तबीयत काफी खराब हो गई, बहुत सारे लोगों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा और कई लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर का कहना है कि जिन लोगों को यह फ्लू होता है वो जल्दी और आसानी से ठीक नहीं होते और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों के शरीर में यह वायरस बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रहार करता है। इसके अलावा यह वायरस 2 और वजहों से भी बहुत खतरनाक है। पहला, यह वायरस कई दिनों तक आपके शरीर में रहता है जिसकी वजह से ऐसी तमाम पुरानी बीमारियां जो आपके शरीर में पहले थीं वो फिर से सक्रिय हो जाती हैं और वो बीमारियां जिन्हें आप पहले से नियंत्रित कर चुके होते हैं वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। यानी ये फ्लू आपको नहीं मारेगा बल्कि जो पुरानी बीमारियां आपके शरीर में हैं वो आपको मारेंगी। और दूसरा, ये वायरस भी कोविड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस समय ये वायरस कम्युनिटी स्टेज में है। यानी आप ये मान लीजिए कि जहां भीड़ है वहां ये वायरस है, पूरे समाज में ये वायरस फैल चुका है, पूरी कम्युनिटी में ये वायरस फैल चुका है और इस वायरस के फैलने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है और बहुत तेज है। कोविड और इस वायरस में एक और बहुत बड़ी समानता है कि यह वायरस भी कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अस्पताल पहुंचा सकता है और जिन लोगों को पहले से अस्थमा की बीमारी है या जिन लोगों को पहले कभी लंग्स में, फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ है या जो महिलाएं और बच्चे इस समय इस कमजोर स्थिति में हैं, खासतौर पर महिलाएं और बच्चे, उन्हें इस फ्लू से सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए आपके परिवार में अगर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं तो आपको खास तौर पर इस फ्लू से बचकर रहना है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर का कहना है कि जो लोग इस वायरस से फिलहाल संक्रमित हो गए हैं या जिन लोगों को यह फ्लू पहले हो चुका है उन्हें इस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि इस बीमारी में सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह फ्लू ठीक होने के बाद फिर से परेशान करता है और फिर से आपकी वही सारी परेशानियां होने लगती हैं आपको जो बीमारी के दौरान होती हैं। यानी ये फ्लू एक बार में ठीक होने वाला नहीं है और ये बहुत जिद्दी किस्म का फ्लू है। आईसीएमआर का यह भी कहना है कि इस फ्लू से बचने के लिए आपको सब कुछ वही करना है जो आप कोविड से बचने के लिए करते थे। यानी आपको सबसे पहले तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर रखिए, फ्लू होने पर खुद को दूसरे लोगों से अलग रखिए यानी अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने हाथों को नियमित रूप से बार बार धोइए और सबसे अहम, आपको खुद का डॉक्टर नहीं बनना है यानी डॉक्टर की तरह अपने आप अपना उपचार नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको अपने शरीर में इस फ्लू का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और आईसीएमआर ने एक सलाह हमारे देश के डॉक्टरों को भी दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि इस फ्लू में डॉक्टरों को तब तक अपने मरीजों को एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं देनी चाहिए जब तक उन्हें इनकी जरूरत ना हो क्योंकि इससे मरीजों को गंभीर बीमारी में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस वायरस को कोविड जैसा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इसमें अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में से 86% को खांसी के दौरे पड़ रहे हैं, 27% यानी लगभग 1/4 मरीजों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और 10% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ रही है और 7% मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। यह सब हो रहा है इस फ्लू की वजह से जिसका नाम है H3N2, बहुत खतरनाक फ्लू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब टाइप वायरस 55 वर्ष पुराना है
और ये वायरस भी पूरी दुनिया में चीन और हांगकांग से ही फैला था और वर्ष 1968 में इसकी वजह से पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। 10 लाख सोचिए। और हांगकांग में यह वायरस कोविड की तरह तबाही लेकर आया था और तब इस फ्लू को वहां हांगकांग फ्लू भी कहा गया था। अब समझने वाली बात यहां एक ये भी है कि इस फ्लू को सीजनल फ्लू माना जाता है, यानी जो मौसमी फ्लू होते हैं, जो मौसम के हिसाब से आते जाते रहते हैं, वो माना जाता है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि जिस तरह अब सीजन समाप्त होते जा रहे हैं और एक ही महीने में सर्दी भी आपको देखने को मिल रही है, गर्मी भी आपको देखने को मिल रही है, तो ये फ्लू भी अब सीजनल नहीं रह गए हैं। तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मौसमी बुखार जैसे आप कहते थे, मौसम के हिसाब से फ्लू बदलते रहते थे, सर्दी जुकाम वगैरह ये सब चलता रहता था। लेकिन अब मौसम ही नहीं बचे। अब आपको समझ में ही नहीं आता कि इस समय क्या मौसम है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, होली के दौरान हमारे देश में कहते हैं वसंत ऋतु होती है, लेकिन अगर आप मार्च में देखेंगे तो किसी दिन बहुत गर्मी पड़ती है और किसी दिन मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। यानी मार्च के एक ही महीने में आपको दोनों तरह के मौसम दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। तो जब मौसम ही नहीं बचा तो फिर मौसमी बुखार भी अपना चरित्र बदल लेते हैं। अब ये पूरे साल यानी पूरे 12 महीने आपका पीछा करते हैं। अब ये मौसम के हिसाब से आते जाते नहीं है, क्योंकि ना तो मौसम बचे ना ऋतुएं बची, इसलिए ये जो फ्लू है इसका जो कैरेक्टर है वो भी बदल गया है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बाहर जाते हुए मौसम से या जाती हुई सर्दी और गर्मी के दौरान सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब एक ही महीने में आप सारे मौसम देख सकते हैं और अब किसी भी चीज का एक सीजन नहीं रहा, एक मौसम नहीं रहा। इसलिए आपको हर समय इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखना चाहिए। मार्च के मौसम में आपको सर्दी भी लग सकती है और बहुत गर्मी भी लग सकती है। Currently, we are seeing an increase in number of cases of influenza, which is basically presenting as fever, sore throat, cough, body aches, and running nose. H3N2 is a type of an influenza virus, which we see every year during this time of the year. But it is a virus which changes over time, it mutates over time, and it undergoes what we call an antigenic drift. That is, the virus changes to some extent. And we had a pandemic many years ago, which was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain. But we are seeing more cases because as the virus mutates a little bit, the immunity that we had against the virus becomes a little less, and therefore people who are susceptible tend to get the infection more easily. ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसके द्वारा ये फैलता है। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, तो जैसे कोविड-19 से संबंधित जैसे भी ये इन्फेक्शन होता था, उसी से संबंधित जो हमें सारे प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशंस लेकर के रखने हैं। तो आज इस खबर को आपको सबसे पहले हमने जो दिखाया, तो हमारा उसके पीछे मकसद यही था कि आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ये जो नया वायरस आया है इसके प्रति आप सावधान रहें, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस कोविड के समय में 2 साल हमने ये देखा कि हमारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य। आपको सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना है, बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। कोविड हमें ये सिखा कर गया है। कोविड से पहले का अगर जमाना होता तो शायद इस खबर को कोई जगह ही नहीं मिलती, लेकिन कोविड के बाद कोविड ने हम सबको ये सिखाया है कि हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। इसलिए सबसे पहले आपको ये खबर हमने दिखाई और हम उम्मीद करते हैं कि आप सजग होंगे, आपको जानकारी मिलेगी और आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा इस फ्लू से अब बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब हम आपको राहुल गांधी के उन रंगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की राजनीति में आग लगा दी है। वैसे तो होली का मौसम है और होली का मतलब रंग, लेकिन राहुल गांधी भी आजकल अलग अलग रंगों के बयान दे रहे हैं ब्रिटेन में जाकर।
राहुल गांधी ने अपने एक नए बयान में कहा है कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है और उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। इसलिए आप इसे राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा का भाग 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वहां लगातार ब्रिटेन में भारत को तोड़ने वाले बयान ही दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इस नए बयान में भारत और भारत के लोकतंत्र को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात यह कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। देश की सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। दूसरा, उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। और तीसरी बात, उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी LAC विवाद की तुलना रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से की है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह रशिया यूक्रेन और पश्चिमी देशों के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी तरह चीन को भी भारत और अमेरिका के रिश्तों से आपत्ति है और इसीलिए उसने LAC पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में कही जो ब्रिटेन के एक थिंक टैंक द्वारा आयोजित किया गया था और इस थिंक टैंक का नाम है चैथम हाउस। You must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. And if you do not change this relationship, we will challenge your territorial integrity. Right? In my view, that is what is happening on the borders of my country. What China is threatening, China does not want us to have a relationship with the United States. And it is threatening us by saying, if you continue to have this relationship with the United States, we will take action. And that's why they've got troops in Ladakh, and that's why they've got troops in Arunachal Pradesh. तो ये राहुल गांधी का अपना एक विशेषण है। जैसे हम आपके सामने विशेषण रखते हैं हर खबर का, वैसे ही राहुल गांधी भी ब्रिटेन में जाकर वहां के लोगों के सामने अपना विश्लेषण दे रहे हैं हर चीज के बारे में। भारत और चीन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है उस पर उनका विश्लेषण है, भारत की लोकतंत्र पर उनका विश्लेषण है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर उनका अपना एक विश्लेषण है। राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड में कोई अंतर नहीं है और दोनों ही संगठन कट्टरपंथ और तानाशाही का समर्थन करते हैं, जबकि ये भी हमारे हिसाब से सच नहीं है। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिस पर कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम देश भी इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इनमें इजिप्ट के अलावा बहरीन, सीरिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश प्रमुख हैं और ऑस्ट्रिया और रशिया में भी मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। जबकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो इस समय दुनिया के 40 देशों में सक्रिय है और किसी भी देश में इस संगठन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को कई देशों में आतंकवादी घोषित किया गया है, जबकि आरएसएस के दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। और स्वयंसेवक का अर्थ आप समझिए, स्वयंसेवक। क्या आपने कभी सुना है कि आरएसएस के किसी स्वयंसेवक ने कोई आतंकवादी हमला किया हो? लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी ऐसी कई घटनाओं में शामिल हो चुके हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड सिर्फ इस्लाम की बात करता है और इस्लामिक कट्टरपंथ का
प्रचार प्रसार करता है, जबकि आरएसएस को कट्टर हिंदूवादी संगठन बताया जाता है। और यह बात अक्सर कही जाती है कि संगठन में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और यह मुस्लिम विरोधी है। यह बात भी पूरी तरह गलत है और उसका मैं कारण आपको बताता हूं। सच यह है कि आरएसएस का अपना खुद का एक मुस्लिम संगठन है जिसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं और इस इकाई की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और आज इसकी राष्ट्रीय कमेटी में कुल मिलाकर 56 सदस्य हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड में महिलाओं के लिए भी कोई जगह नहीं है, लेकिन आरएसएस में महिलाओं की एक अलग इकाई है जिसे राष्ट्र सेविका समिति कहते हैं। फिलहाल देश भर में इस समिति की 5000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। आरएसएस की विचारधारा में भारतीयता का मूल आपको मिलेगा। यह भारतीयता पर आधारित है, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड दुनिया में इस्लामिक शासन की बात करता है और कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो उनका दुश्मन है। आरएसएस पर आज तक टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई आरोप नहीं लगा, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड का पूरा इतिहास इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों से भरा पड़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में जरूर कुछ ऐसे नेता हैं जो आरएसएस पर कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगा चुके हैं। यह भी एक थ्योरी यूपीए सरकार के टाइम फ्लोट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं निकली। आरएसएस में धर्म के नाम पर लोगों का सिर तन से जुदा करना नहीं सिखाया जाता, जबकि मुस्लिम ब्रदरहुड इसका समर्थन भी करता है और मुस्लिम नौजवानों को इसके लिए ब्रेन वॉश करता है। और इन दोनों संगठनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आरएसएस एक मानवतावादी संगठन है जिसने संकट की हर घड़ी में हमेशा भारत के लोगों की सेवा की है, मदद नहीं की, सेवा की है। 1955 में जब पंजाब में बाढ़ आई थी, तमिलनाडु में तूफान से तबाही हुई थी, तब आरएसएस ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई थी। 1966 में जब बिहार में सूखा पड़ा, 1993 में जब लातूर में भूकंप आया, 2001 में जब गुजरात के भुज में भूकंप आया, तब भी आरएसएस ने मानवता के लिए लोगों की तन मन धन से सेवा की थी। और कोविड में भी आरएसएस द्वारा अलग अलग जगहों पर कैंप्स लगाकर लाखों लोगों की मदद की गई, उन्हें खाना खिलाया गया। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड मानवता के लिए नहीं बल्कि जिहाद के लिए लोगों को तैयार करता है और इसके लिए हर वो व्यक्ति दुश्मन है जो इस्लाम को नहीं मानता। इसलिए राहुल गांधी ने आरएसएस की जो तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है वो ना तो सही है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो एक तरीके से आरएसएस का घोर अपमान है। आपने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी? इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। तो विदेश की धरती से फिर वही बात कह रहे हैं। तो असल में राहुल गांधी को यह देखना चाहिए कि उनकी पार्टी को वोट क्यों नहीं मिल रहे, उनकी पार्टी एक एक करके राज्यों में चुनाव हार क्यों रही है, उनकी पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ वहां पर कोई सफलता क्यों नहीं मिली। उन्हें यह देखना चाहिए कि वोटर उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है, बजाय इसके कि वो बीजेपी में या आरएसएस में कमियां ढूंढे, बजाय इसके कि वो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी के साथ जाकर मिल गया है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि संवैधानिक संस्था जो हैं उन पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। उन्हें अपना आकलन करना चाहिए, अपनी पार्टी का आकलन करना चाहिए, उससे उन्हें कहीं ज्यादा फायदा होगा। इस समय वो आकलन कर रहे हैं दूसरी पार्टियों का। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में विपक्षी सांसदों को संसद में बोलने की आजादी नहीं है और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन सच यह है कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई के दौरान अक्सर उपस्थित रहते ही नहीं है और उनकी गिनती ऐसे सांसदों में होती है जो लोकसभा में सबसे कम सवाल पूछते हैं। यानी राहुल गांधी राजनीति पूरी करते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में एक सांसद के तौर पर बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं और फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर मर चुका है तो उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए राहुल गांधी ने क्या किया है। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है भारत का संसद, भारत की संसद।
और संसद में राहुल गांधी का कितना योगदान है, संसद में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, लोकसभा में वो कितना आते हैं, ये आज हम आपके लिए पूरा डेटा लेकर आए हैं। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति यानी लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि स्कूल में या कॉलेज में जब आप लोग पढ़ते हैं या हम सब जब पढ़ते थे, तो अगर कोई छात्र ऐसा आपके क्लास में हो जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है, तो ऐसे छात्रों को आप क्या कहते हैं? कॉलेज में अगर कोई ऐसा छात्र हो जिसकी क्लास में अटेंडेंस सिर्फ 52% हो, तो ऐसे छात्र को आप क्या कहते हैं? उसके बाद आप काम करने के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, दफ्तर में। आपके दफ्तर में अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% है, तो ऐसे कर्मचारी को आप क्या कहते हैं? शायद उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। अगर आप अपनी कोई प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और आपका कोई कर्मचारी सिर्फ 52% अटेंडेंस के साथ आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या आप ऐसे कर्मचारी को अपनी कंपनी में रखेंगे? आप ऐसे कर्मचारी को अपनी टीम में रखेंगे, स्थान देंगे जिसकी अटेंडेंस सिर्फ 52% हो? इसका मतलब यह है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच 4 साल हो चुके हैं इस लोकसभा को बने। 4 साल में अगर 100 दिन लोकसभा की कार्यवाही हुई, तो इस दौरान राहुल गांधी 100 में से सिर्फ 52 दिन संसद में उपस्थित रहे हैं और बाकी के दिन वो आए ही नहीं। और उनकी अटेंडेंस राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भी बहुत कम है। भारत का औसतन एक सांसद लोकसभा में कार्रवाई के दौरान औसतन 79% दिन उपस्थित रहता है। यह आपको मैं औसत बता रहा हूं, एवरेज। भारत में लोकसभा में एक सांसद औसतन 79% दिन उपस्थित रहता है, जबकि जिस केरल राज्य से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां के सांसदों का भी एवरेज अटेंडेंस 84% है, 84%। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 52% है। और यहां बात सिर्फ लोकसभा में अनुपस्थित रहने की ही नहीं है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में यह आरोप भी लगाया कि जब वो भारत की संसद में सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सच यह है कि राहुल गांधी देश के उन गिने चुने सांसदों में से एक हैं जो मौका होते हुए भी सवाल कभी नहीं पूछते और लोकसभा में मौजूद भी कभी नहीं रहते। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे और देश में यूपीए की सरकार थी, तब राहुल गांधी ने 5 वर्षों में संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा था। 2014 से 2019 के बीच जब मौजूदा सरकार का पहला कार्यकाल था, मतलब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था, तब भी राहुल गांधी ने पूरे 5 वर्षों में एक भी सवाल नहीं पूछा। जबकि यह वो दौर था जब देश में हर सांसद ने लोकसभा में औसतन 293 सवाल पूछे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्या राहुल गांधी को सवाल पूछने से किसी ने रोका था? उनकी अपनी पार्टी के सांसद लगातार सवाल पूछ रहे थे और मौजूदा लोकसभा में भी राहुल गांधी ने सबसे कम सवाल पूछे हैं। फिलहाल देश में लोकसभा सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जो औसत है वो है 1631, जबकि राहुल गांधी ने 163, जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ 92 सवाल पूछे हैं। और लोकसभा में उनका प्रदर्शन केरल के बाकी सांसदों से भी काफी खराब रहा है। केरल के सांसदों ने लोकसभा में औसतन 216 सवाल पूछे और राहुल गांधी ने 92। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मौजूदा लोकसभा में 2019 से लेकर अब तक कुल 11 सत्र की कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें 2 सत्र ऐसे हैं जिनमें राहुल गांधी की अटेंडेंस 0 थी, 0 थी। यानी 2 सत्र तो ऐसे रहे जिसमें वो एक दिन भी नहीं आए। 2 सत्र ऐसे हैं जिसमें उनकी अटेंडेंस 40% थी या उससे कम थी। 4 सत्र ऐसे हैं जिसमें उनकी अटेंडेंस 50 से 60% के बीच थी, 60% से ऊपर कभी नहीं। राहुल गांधी ब्रिटेन में यह कहते हैं कि भारत की संसद में विपक्षी सांसदों को किसी मुद्दे पर बहस कराने की इजाजत तक नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते ही नहीं है। देश का हर सांसद लोकसभा में औसतन 41 डिबेट्स में हिस्सा लेता है, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 6 डिबेट्स में ही हिस्सा लिया है। लेकिन वो ब्रिटेन की संसद में भारत के लोकतंत्र को लगातार बदनाम करते हैं और वो ये सब कुछ ब्रिटेन में तब कह रहे हैं जब उन्होंने वायनाड से सांसद होते हुए लोकसभा में एक बार भी प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश नहीं किया।
जबकि देश का हर सांसद औसतन 1.2 और केरल के सांसद औसतन 3.7 प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश कर चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी जिस संसद की कार्रवाई को लेकर इतने कम गंभीर हैं और वो लोकसभा की कार्रवाई में आधे मौकों पर मौजूद ही नहीं रहते, वो भारत की संसद में और भारत के लोकतंत्र में खामियां निकाल रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनके इस फेक नैरेटिव को सच के लिफाफे में लपेटकर उनकी पार्टी बेच भी रही है। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी भारत की संसद में नोटबंदी, जीएसटी, भारत और चीन सीमा पर विवाद, पेगासस, राफेल विमान का सौदा और यहां तक कि गौतम अडानी के मुद्दे पर भी लंबे चौड़े भाषण दे चुके हैं। ये सारे वो मुद्दे हैं आपकी स्क्रीन पर जिन पर उन्होंने लोकसभा में भाषण दिए हैं और आप सब ने उनके ये भाषण जरूर सुने होंगे क्योंकि उनके भाषण काफी मनोरंजक होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो कहते हैं कि इन सभी मुद्दों पर उन्हें भारत की संसद में बोलने नहीं दिया जाता और बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राहुल गांधी पर भारत के लोकतंत्र और भारत की संसदीय प्रक्रिया को विदेशों में बदनाम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो झूठ बोलकर भारत की गलत छवि पेश कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर और भी बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आज आई हैं, आज आपको सब सुननी चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। रिसेंटली जो अभी चर्चा हुआ राष्ट्रपति अभिभाषण पर और बजट पर, उनके पार्टी का समय का अलॉटमेंट था 1 आवर 1 घंटा 5 मिनट, लेकिन लगभग 2 घंटा उनको दिया गया है। एंड ये जब भी बात कर रहा था पार्लियामेंट में, कोई बिना तथ्य वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे थे। जब ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा गया, बेसिस के लिए पूछा गया, कुछ बेसिस नहीं दिया। इनका ग्रैंड मदर श्रीमती इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगा के प्रेस को और अपोजिशन लीडर को बंदी बना के अंदर डाला था। और इतना ही नहीं, यूपीए कालखंड में एक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट हुआ था, उसका पब्लिक में उसका फाड़ कर फेंक के पूरा सरकार का इंस्टीट्यूशन का अवमान किया था, अपहास्य किया था। ये जो चाहे राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार यही कह रहे हैं कि भारत में विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में कार्रवाई की जा रही है, इसलिए भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और ये सारे जो केस हैं ये नकली केस हैं विपक्ष को दबाने के लिए। आपने देखा होगा अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस समय मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी तरह आज सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू यादव से भी दिल्ली में पूछताछ की है और ये घोटाला जमीन के बदले नौकरियां देने का घोटाला है। लालू यादव से पहले शिवसेना के नेता संजय राउत, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और एनसीपी के नेता नवाब मलिक समेत और भी बहुत सारे कई ऐसे नेता हैं जो गिरफ्तार होकर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर इंक्वायरी और पूछताछ इस समय चल रही है और इस पर राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उन सब का नैरेटिव ये है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इसे सब लोग लोकतंत्र से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में तो अब लोकतंत्र बचा ही नहीं, इसलिए क्योंकि भारत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो अब नेताओं को गिरफ्तार करने लगी हैं। ये एक कहानी का, आप कह लीजिए कि ये कहानी का एक पहलू है जो राहुल गांधी विदेशों में जाकर बता रहे हैं कि लोकतंत्र में
कैसे विपक्षी नेताओं का दमन किया जा रहा है, उनके पीछे सीबीआई लगाकर, ईडी लगाकर, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगाकर उन्हें जेल में भेजा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसकी वजह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब कहानी का दूसरा पक्ष देखिए। यह तो एक पक्ष है जो विपक्ष कह रहा है, दूसरा पक्ष यह है कि इससे पहले 7 दशकों में आजादी के पहले राजनीतिक प्रभाव की वजह से भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में हमारे देश की एजेंसियां स्वतंत्र होकर कार्रवाई कर ही नहीं पाती थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी नेता की गिरेबान तक हाथ डाल लें, और खास तौर पर अगर वो नेता, क्योंकि हमारे देश में कई दशकों तक गठबंधन की सरकारें चली हैं, तो गठबंधन की सरकार का फायदा यह होता था कि जो भी पार्टी गठबंधन की सरकार में पार्टनर होती थी उसे भी भ्रष्टाचार करने का पूरा लाइसेंस मिल जाता था। इसलिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस पार्टी के नेता की गिरेबान पर हाथ नहीं डालती थी। और गठबंधन से पहले अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस का एक छत्र राज था, और कांग्रेस का जब एक छत्र राज था तो फिर एजेंसियां किस नेता पर हाथ डालने की हिम्मत कर सकती थी? तब भी किसी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए इस देश में आपने देखा होगा, ये एक नैरेटिव बना, ये कहानी बनी कि पुलिस जो है वो भ्रष्ट नेताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कानून भ्रष्ट नेताओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो धारणा बनी है, ये कैसे बनी? आपने हमारी हिंदी फिल्मों में भी अक्सर ये देखा होगा, अलग अलग वेब सीरीज में भी आपने ये देखा होगा कि नेता दबंग होते हैं, नेताओं के पास बहुत पैसा होता है, और उस पैसे के सामने पूरी की पूरी सरकार, न्याय व्यवस्था, पुलिस सबके सब असहाय हो जाते हैं। नेताओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहानी पर हमें विश्वास कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने 1947 से लेकर अब तक यही सब होते हुए देखा है कि नेता सबसे ताकतवर होते हैं और कोई पुलिस वाला नेता पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार इस देश ने देखा है जब सरकार ने बेईमान नेताओं के खिलाफ इन संस्थाओं को कार्रवाई करने के लिए खुला छोड़ दिया है, पूरी आजादी दे दी है। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक नेता जो हैं भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते चले जा रहे हैं, जेल जाते चले जा रहे हैं। अगर आज से 10-20 साल पहले का जमाना होता तो इन नेताओं का कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता था। यानी एक नैरेटिव यह है कि इस कार्रवाई से लोकतंत्र मर रहा है, दूसरा नैरेटिव यह है कि इस कार्रवाई से लोकतंत्र में सफाई हो रही है। सरकार ने जांच एजेंसियों को खुली छूट देकर लोकतंत्र को जिंदा करने का काम किया है और देश में सफाई हो रही है। क्योंकि सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये उम्मीद करते हैं कि वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास करेगी या वो भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने देगी? क्या उम्मीद करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत 3 नवंबर 2022 को दिया थे, जब उन्होंने सीबीआई, ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के एक कार्यक्रम में उनके अधिकारियों से कहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन एजेंसियों को कार्रवाई करते समय बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये काम देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उनका नाम खराब करने की कोशिश की जाएगी, उनका जो मनोबल है उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इन लोगों को बहादुरी से अपना काम करना चाहिए। आज पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने जांच एजेंसियों के अफसरों को दिया था। सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है, और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात आज से 5 महीने पहले कही थी,
राहुल गांधी आज बिल्कुल वही बात, वही काम कर रहे हैं ब्रिटेन में बैठकर, जब वो ये कहते हैं कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, भारत में लोकतंत्र मर चुका है, क्योंकि अब भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। अब हम आखिर में आपको होली के मौके पर रंगों से भरा एक विशेषण दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये होली का समय है, इसलिए कहने को तो हमारे शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आज हम आपको इस विशेषण में होली के बहुत सारे रंग दिखाएंगे। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है और आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड काल के बाद इस साल पहली बार होली का त्योहार अपने असली रंग में लौट कर आया है और पहली बार बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी डर के लोग होली का ये त्योहार खुलकर सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बार ना तो कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी है, ना ही सरकारों द्वारा कोई प्रतिबंध लगाया गया है और ना ही आपको किसी बीमारी का खतरा है, ना डर है। हालांकि आजकल जो फ्लू फैला हुआ है उससे आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले आज आपको बताया। और यही कारण है कि इस बार होली अपने पुराने रंग में लौटी है। होली के त्योहार में सिर्फ रंग ही नहीं छिपे होते, बल्कि इस त्योहार में एक संदेश भी छुपा हुआ है और वो संदेश ये है कि होली बुराई को मिटा देती है। होली शब्द होलिका से आया है, जो हिरण्यकश्यप नाम के एक दैत्य की बहन थी और होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाए, और जब इस आदेश का पालन हुआ तो आग में बैठने पर उस समय होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। यानी होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए, और इसी वजह से होली का यह त्योहार मनाया जाता है। और यह कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। यह भी आपने कई बार सुना होगा कि बुरा न मानो होली है। होली के दिन अगर आपने किसी को कुछ कह भी दिया तो बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आज के जमाने में लोग सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं और बुरा बोलते भी हैं। तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या वाकई आपने बुरा मानना बंद कर दिया है, या अब आप बात बात पर बुरा मानते हैं? और अगर आप बात बात पर बुरा मानते हैं तो कल अगर कोई आपको ये कहेगा कि बुरा ना मानो होली है, तो आप क्या कहेंगे? बुरा मानेंगे या बुरा नहीं मानेंगे? अब आपको वो 5 बातें बताते हैं जो इस बार की होली की खासियत है। पहली बात तो ये कि इस बार की होली आपको 3 बातें सिखाती है। पहली बात ये, इस बार होली के मौके पर आपको रंगों से नहीं बल्कि रंग बदलने वालों से सावधान रहना है। तो रंगों से सावधान नहीं, रंग बदलने वालों से बचिए। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास पॉजिटिविटी का कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आपके मन और मस्तिष्क पर लगे नेगेटिविटी के दाग आपको बीमार बना सकते हैं। अगली बात यह कि जीवन में रंगों का महत्व भी समय के हिसाब से तय होता है। इसलिए कहा गया है कि समय समय की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग है। इसलिए रंग को दाग में बदलते देर नहीं लगती, हमेशा याद रखिएगा। अब एक और बदलाव देखिए होली का। आपने देखा होगा हर बार होली के मौके पर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है सोशल मीडिया पर और लोगों से पानी बचाने की अपील की जाती है। कहा जाता है कि इस बार पानी को बर्बाद मत कीजिए, पानी बहुत कीमती है। और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर आपको ये बताते थे इससे पहले कि इस बार होली पर आपको पानी की बर्बादी नहीं करनी है। लेकिन इस बार इस तरह की ऐसी कोई अपील आपको सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रही है। ये शायद हाल के वर्षों में पहली बार है जब इस तरह का ज्ञान आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिल रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लगातार होली के संदेश देख रहा था, लेकिन इस बार पहले की तरह कोई ज्ञान नहीं दे रहा कि इस बार आप ऑर्गेनिक रंग लगाइए, रंगों से बचिए, पानी की बचत कीजिए, वगैरह वगैरह। इससे यह पता चलता है कि अब देश के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और वो अपनी संस्कृति और त्योहारों की ट्रोलिंग को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रोलर्स थे, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, और धीरे 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 जो लोग इस तरह की बात करते थे अब उनमें भी सुधार आ गया है। आज होली के त्योहार को लेकर एक मीम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, और वो मीम ये है कि लोग इसमें पूछ रहे हैं कि होली खेलने के लिए पानी कहां से आएगा। तो इसके जवाब में कुछ लोग लिखते हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से जो ग्लेशियर्स पिघल गए थे उसी पानी से इस बार हम होली खेलेंगे।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जोक है जो आजकल चल रहा है होली के मौके पर, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तो लोग कहते हैं कि इससे जो पर्यावरण है वो खराब हो जाएगा, और कई बार ये कहते हैं कि देखिए इसी की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है एक दिन दिवाली की रात की वजह से। उसी पर मजाक में लोग अब ये कह रहे हैं कि होली कि दिवाली के दिन जो पटाखे जलाकर हमने ग्लेशियर्स का पानी पिघलाया था उसी पानी से हम होली खेलेंगे। इस बार की होली नकली और असली का फर्क भी आपको समझाती है। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीरें किसी ने ना खींची हैं ना किसी ने पेंट की हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तस्वीरें बनी हैं, यानी ये एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये चेहरे इस तरह के चेहरे वाले इंसान है ही नहीं, इस तरह का ना कोई बच्चा है पूरी दुनिया में, और ना ही ये चेहरे असली हैं। इन चेहरों वाले इंसान इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, और ये चेहरे बनाए हैं एआई ने। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन नकली चेहरों को असली रंगों के साथ असली रूप जरूर दिया है। ये आप देखिए। तो एआई से कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कि होली पर कुछ चित्रकारी कीजिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये सारी चित्रकारी की गई है, ये सारी तस्वीरें बनाई गई हैं, जिसमें जो भी लोग आप देख रहे हैं इंसानों की तस्वीरें, ये इंसान असल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, लेकिन रंग जो हैं वो होली के हिसाब से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसमें भरे गए हैं। वैसे इस दुनिया में दो रंग ऐसे भी हैं जो सबसे अलग हैं, और वो रंग हैं ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि होली मनाने के बाद आपको वापस तो यहीं आना है, और जब आप वापस यहीं आएंगे तो आपको जिंदगी के दो रंग दिखाई देंगे, एक ब्लैक और एक व्हाइट, क्योंकि यही दो रंग आपको जीवन को समझने में मदद करते हैं। यही वो दो रंग हैं जो आपको बताते हैं कि कब दिन है और कब रात है। यही वो दो रंग हैं जो आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। यही दो रंग हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। ये रंग किसी भी चीज को पूर्णता से देखने के लिए बहुत आवश्यक है, और हमारे इस कार्यक्रम का नाम हमने इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट रखा था, और इसमें हम आपको देश और दुनिया की सभी खबरों को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं। इसलिए हमारी आज आपको सलाह है कि आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखना शुरू कीजिए। इस ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत को अपने जीवन में शुमार कर लीजिए। इसे